की थी, राइट। 1915 के बाद से 1916 पे हम जंप करेंगे, और यहाँ पे होम रूल लीग जो शुरुआती में आया था उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे, ये क्यों आया था और कैसे आया था, किसने इसे स्टार्ट किया था। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल क्लियरली? खाली हाँ या ना बोलिए, बिकॉज द यस। स्क्रीनिंग। ओके, हाँ सर। ओके फाइन। तो और हाँ, तो कैसा है कि आपको जो व्यू दिख रहा है होम रूल लीग का, उसमें कुछ आपको सब टाइटल्स में डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। मैं उससे पहले पढ़ूंगा और फिर उसके बारे में व्याख्याएं दूंगा, डिटेलिंग दूंगा, राइट। द डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ होम रूल लीग और सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। ऐसा था कि जब 1905 में स्वराज स्वदेशी मूवमेंट चला, उसके बाद एक ब्रेक गैप लग गया। जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनको मंडालय में डाल दिया गया था सेडिशन चार्जेस। सेडिशन चार्जेस ये होता है विद्रोह चार्जेस पे। उनके बाद फिर जब वो वापस आए, वो उन्होंने एनी बेसेंट के साथ अपना ये होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। होम रूल मूवमेंट बेसिकली ये था कि तब भी के दौरान पे वॉर भी, वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था, और वर्ल्ड वॉर वन के दौरान पे एक मूवमेंट अपराइजिंग ये लोग ने स्टार्ट किया कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म होगा, हमें होम रूल लीग दिया जाएगा। अब ये होम रूल लीग का मतलब क्या होता है? होम रूल लीग मतलब ये होता है कि सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट। मतलब ये है कि आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई और रहेंगे, और आप इंटरनली जो डे टू डे फंक्शनिंग रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, वो आप मतलब इंडियंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कंट्री का होम रूल लीग देखेंगे तो आप डोमिनियन स्टेटस पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वीन ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया काउंट होता है। एज एग्जांपल आप उसको डोमिनियन स्टेटस का भी देख सकते हैं। अब इंडिया में ये होम रूल लीग सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये आयरलैंड में। आयरलैंड के अंदर जब ये होम रूल लुक लाया गया था, और उस आयरिश ग्राउंड पे, उसके बाद उन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम कहला दिया गया था। तो देखा देखी हमारे लीडर्स ने ये भी डिसाइड किया कि हम उसी तरह का कुछ गवर्निंग बॉडी इंडिया में लाएंगे, ब्रिटिश के साथ मिलकर इसको गवर्न करेंगे। इंडियन नेशनलिस्ट बाल गंगाधर तिलक एंड ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर एंड द इंडिपेंडेंट लीडर एनी बेसेंट, ये जो दो लीडर थे, इन्होंने इसको ये स्टार्ट किया था। एनी बेसेंट ने इसको मद्रास से स्टार्ट किया था। बाल गंगा तिलक जी ने कर्नाटका, बेलगांव, ये सब प्रोविंस में तब के स्टार्ट किया था। खासा ध्यान देने वाली बात ये होगी कि बॉम्बे से होम रूल लीग स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे बॉम्बे वर्कर्स के और जी ये बाल गंगाधर तिलक के। तो आपको ये खासा ध्यान रखना है कि होम रूल लीग क्या होता है, होम रूल लीग में किसने ये स्टार्ट की थी, होम रूल लीग का ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट। सेल्फ गवर्निंग बॉडी थी। और ये 1921 ऑल इंडिया होम रूल लीग चेंज इट्स नेम टू द स्वराज्य सभा। अब ये देखा, यहाँ पे देखना जाने वाली बात होगी कि 1928 1 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जो ये लीग मूवमेंट था वो बहुत फीका पड़ गया था। और इससे पहले ही आप ये देखोगे कि ये 2 साल तक ही चला था, 1916 से लेकर 1918 तक। वर्ल्ड वॉर वन 1914 को स्टार्ट हुआ था, और 1918 में आके खत्म हो चुका था। और इसी बीच ये होम रूल लीग 1916 में स्टार्ट हुआ था, और ऑब्जेक्टिव इसी के साथ स्टार्ट हुआ था कि वंस द वर्ल्ड वॉर वन गेट्स फिनिश, वी विल टेक दिस होम रूल लीग इनटू एन अनदर लेवल, जो कि वहां पे हो नहीं पाया। और 1920 आते आते बाल गंगाधर तिलक जी की वो हो गई, कैसे मृत्यु हो गई थी। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये एक स्टेप था, एक कि हम इस तरह से भी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करके इंडिया को गवर्न कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ एक तरह का ये एक फेलियर ही साबित हुआ था बाय द टाइम आते आते। सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। दोस्त स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो जो मेन मेन इवेंट्स आए थे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको कवर करूंगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंस बातें बताऊंगा। और फिर आपको इसकी डिटेलिंग जब आप एक बुक पढ़ेंगे, या कोई भी रिस्पेक्टिव टू योर कोर्सेज, जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, तो उसको आपको और सेग्रीगेट करना है और डीप में पढ़ते जाना है, राइट। तो अब 1920 की बात आते हैं। नॉन होम रूल मूवमेंट खत्म हुआ, होम रूल सॉरी
होम रूल लीग मूवमेंट के बाद आया था कि 1918 में 1918 1920 में एक गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक एक्ट पास किया था। एक रिफॉर्म था इस तरह का, मॉर्ले चैम्पर्स रिफॉर्म एक्ट, और ये 1921 में लागू होने वाला था। लेकिन इसके कुछ क्लॉजेस थे, या कह सकते हैं इसके कुछ एक्ट्स थे जो कि अगेंस्ट सिविल लॉज के हिसाब से जा रहे थे। इस वजह से ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी पिक्चर में आया। हम देखते हैं इसके मेन पहले रीजन क्या थे। जलियांवाला बाग मैसकर, जो अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था, वो एक कारण भी बना था कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बुलाया था। डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द मॉन्टेज चैम्पर रिफॉर्म्स एक्ट, रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट क्या है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ये तो बता दी जलियांवाला बाग, आप लोग सब इससे वाकिफ होंगे कि जलियांवाला अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसके आसपास एक जलियांवाला बाग था। वहां पे लोग अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे थे ये एक्ट थ्रू, जो है चैम्पर्स रिफॉर्म एक्ट। और इस इस प्रोटेस्ट के दौरान, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे ब्रिटिश ने फायरिंग ऑर्डर कर दी थी, और जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रिकॉर्ड। कहा यह जाता है कि बहुत कम तादाद में लोग मरे थे, घायल हुए थे, लेकिन मरने वालों की संख्या सच में ज्यादा थी। तो एक तो ये रीजन था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लाने का, जलियांवाला बाग का मैसकर। सेकंड था जो कि चैम्पर्स रिफॉर्म एक्ट में जो रोलैक्ट एक्ट लाया गया था, वो भी एक कारण इसका था। अब ये रोलैक्ट एक्ट था क्या, मतलब रोलैक्ट एक्ट में ये ला दिया गया था, तब भी के टाइम पे ये देखते थे ब्रिटिश कि जो ये कहते हैं ना सेडिशन, जो कि देश विद्रोह का आंदोलन या कोई भी पैनामा बहुत समय से चलता था। तो उन्होंने ये सोचा था कि हम ये एक्ट लाते हैं, ये एक्ट से हम थोड़ा जो सिविलियन रहेंगे या जो ये सब गतिविधि में, सेडिशन की गतिविधि में या क्रांतिकारी की गतिविधि में इन्वॉल्व है, हम उन्हें थोड़ा अंडर कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन हुआ इसके विपरीत, बिल्कुल उल्टा। रोलैक्ट एक्ट जब भी लाया गया, इसमें एक क्लॉजेस मेंशन था कि हबियस कॉर्पस, हबियस कॉर्पस, आप एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म पढ़ोगे कि हबियस कॉर्पस होता क्या है। हबियस कॉर्पस का, हबियस कॉर्पस को भी ये लोग ने वहां पे वो कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। इसका मतलब ये था कि हमें अगर ब्रिटिश हुकूमत को अगर ये लगे कि ये सिविलियन, एक मिनट मम्मी, जस्ट होल्ड, सॉरी। हाँ, ब्रिटिश, मैं कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत को अगर ये प्रॉब्लम लगे कि कोई सिविलियन है या कोई पर्सन है जो कि उनके जो कि एक सेडिशियस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रिवेल कर रहा है, तो हम उस हिसाब से ये रोलैक्ट एक्ट के अंदर एक्शन ले सकते हैं। उनको बिना कोई कारण के डिटेन कर सकते हैं, डिटेन करके कार्रवाई कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, जो कि खिलाफ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो हम तब के दौर में रहते थे और हम रास्ते पे चल रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारे लिए खतरा हो सकता है या किसी गतिविधि में इन्वॉल्व है, तो वो सीधा हमें डिटेन कर सकते थे, बिना कोई रीजन के, बिना कोई कारण के, और ट्रायल कर सकते थे। ये था रोलैक्ट एक्ट, जिसके लिए विरोध ज्यादा चालू था। और एक था खिलाफत एजिटेशन। खिलाफत एजिटेशन ये था, मैं आपको बता दूं कि 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था। उसमें जो टर्किश है, टर्किश के जो पार्ट है, मिडिल ईस्ट के जो टर्किश वाला पार्ट था, वहां पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी ज्यादा थी। और वहां पे भी ब्रिटिशर्स ने अपना, बोलते हैं ना, वर्ल्ड वॉर में वहां पे भी बोलते हैं एक तरह का वो ग्राउंड क्रिएट किया था, वॉर जोन क्रिएट कर दिया था। जिससे कि इंडियन मुस्लिम्स को ये लगता था कि ये ब्रिटिश हमारे मुस्लिम लोगों को वहां पे भी मार रहे हैं। तो ये खिलाफत मूवमेंट यहाँ से इंडिया से इंडिया के साइड से प्रिवेल होता गया कि ब्रिटिश, यहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन पे ये दबाव डाला जाए कि, सॉरी, कि जो आप टर्किश में वॉर जोन क्रिएट कर रहे हो वो हमारे धर्म के विपरीत है, और वहां के लोगों को, हमें वहां के लोगों को त्रासनाएं मत दिया दीजिए। तो इसलिए यहाँ की जो खिलाफत मूवमेंट फॉर्म किए गए थे इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से, ये दोनों मिलके दोनों ब्रिटिश हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए स्टार्ट कर दिया गया था। टू इंड्यूस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज्य टू इंडिया। अब ऐसा हो गया था कि 1914 और 1918 के वॉर जोन में ये हमेशा माना जा रहा था कि इंडिया ने अपने एक सपोर्ट प्रोवाइड किया था, ह्यूमन सपोर्ट प्रोवाइड किया
किया था कि हमारे सैनिक वहां के लड़ रहे थे, कनाडा भी नहीं। आप ये देखोगे कि सिख मेजोरिटी है कनाडा में, क्यों इतना ज्यादा प्रिवेल करते हैं, क्यों इतना रहता है गुजर गुजर करते हैं, यही एक कारण था कि जो यहाँ से उनके लिए लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे, वो वहां पे जाके बाद में सेटल हो गए और उन्हें खिताब भी, विक्टोरिया मेडल वो सब भी प्रोवाइड किया गया था। तो इसका इसका सीधा ये दिखता है कि हमने ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट किया था ये स्वरूप में कि हमें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड मिलेगा, सेल्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं लेकिन स्वराज्य तो मिल जाएगा, होम रूल लीग जैसा, या सेल्फ गवर्निंग बॉडी मिल जाएगी, या डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका ये एक्ट लाने से ब्रिटिश की मंशा और साफ हो गई थी कि वो इंडिया में और 100-200 साल तक प्रिवेल राज करेंगे, राइट। मेथड, अब इसके मेथड क्या थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के, जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट कर दिए थे, तो इसके मेथड्स क्या क्या अपनाए थे गांधी जी ने, ये देखेंगे। और ये ज्यादा करके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मेथड्स वर बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स जो भी हैं, जो बाहर से बन के आते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स को ये करते हैं, टेक ओवर करते हैं रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको बॉयकॉट किया जाए। क्लॉथ, एजुकेशन, जो यहाँ पे जो एजुकेशन जिससे ले रहे हैं, सरकारी है या प्राइवेट है, उससे बैन कर दिए थे। टाइटल्स, जो भी गवर्निंग बॉडी, जो भी टाइटल्स गवर्नमेंट की तरफ से मिला जाता है, वो हम वापस दे देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना जो टाइटल था वो वापस दे दिया था। और सर्विसेज एंड दी पिकेटिंग ऑफ दी शॉप्स, मतलब धरना करे, हड़ताल करे, इस तरह से ये मेथड्स थे। तो मेथड्स में ये चीजें देख सकते हैं। अब ये हो गया था कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अच्छी तरह से 2 साल तक चला था, 1920 से लेकर 1922 तक चला था। लेकिन एक इवेंट ने इसका पूरा रुख बदल दिया था, जो कि था द इंसिडेंट विच हैपेंड इन द उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरखपुर, चौरी चौरा, 5 फरवरी 1922 को, जब वहां के लोग, आम लोग शाम को प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कुछ जुलूस था वो भड़क गई थी। और ये माना जाता है कि पुलिस जो वहां के प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी बाकी लोगों को, वो हड़ताल से जाके आप भिड़ी थी। और फिर जो वहां पे हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने वो पर्टिकुलर चौरी चौरा में एक स्पॉट था, वहां पे पुलिस स्टेशन था, लोकल पुलिस स्टेशन, उसे उन्होंने जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले आग से शिकार होके जल के मर गए थे। उनके बाद ट्रायल चला था, ट्रायल चलने के बाद जो भी कन्विक्टेड थे उनको तो सजा दी गई थी, लेकिन इससे गांधी जी को ये बात का आभास हो गया था कि इंडियन पीपल ने अभी तक जो ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता है उसे पूरी तरह से समझा नहीं है, जाना नहीं है कि एग्जैक्टली नॉन वायलेंस होता क्या है, सत्याग्रह किसे कहते हैं, फिटनेस किसे कहते हैं। और इसी वजह से गांधी जी ने 1922 को जो ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, 2 साल तक चल रहा था, उसे विड्रॉ कर दिया। और विड्रॉ करने के बाद पॉलिटिकल ग्राउंड में एक वैक्यूम सा बन गया कि मतलब अब क्या, आगे क्या, किस तरह से रणनीति होगी, किस तरह से हमें एक स्वराज्य प्राप्त करना है या इंडिपेंडेंस लेना है, किस हिसाब से। तो इसके बाद आता है ये स्वराज्य पार्टी, 1922 में फॉर्म कर दिया गया। अब ये देखा गया था कि चौरी चौरा का जब इंसिडेंट हुआ तो इसका मेन कल्प्रिट कहीं ना कहीं गांधी जी को ठहरा रहे थे, तो उनके ऊपर भी अलग से ट्रायल चल रहा था, उनको भी नजरबंद कर दिया गया था। तो एक पॉलिटिकल एरेना में, इंडियन पॉलिटिकल एरेना में एक वैक्यूम सा बन पड़ा था। तो ये दो जो महाशय हैं, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा थे, तो ये दो शख्सियत ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1922 में, और इसको नाम दिया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तभी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में खिलाफत भी इन्वॉल्व थी अपने रीजन से, जो कि टर्की में हो रहे थे, और कांग्रेस यहाँ पे इंडिपेंडेंस हो रही थी, वो भी अपने रीजन से थी। तो चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने ये स्वराज्य पार्टी बनाई, और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि हम लेजिस्लेशन में उतरेंगे, यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़के लेजिस्लेशन जो होती है वहां पे बैठेंगे और अपनी मांग वहां से पूरी करेंगे। तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। द स्वराज पार्टी वॉज स्टैब्लिश एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इट्स फाउंडर्स वर चित्तरंजन दास and Motilal Nehru. The Swaraj Party was formed by the Motilal Nehru and Chittaranjan Das in order to fight the British colonialism from within and give the people of India a responsible and the responsive government by making the colonial state accountable. मतलब ये है कि इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन में लेजिस्लेशन में सिलेक्ट हो, सिलेक्शन लेजिस्लेशन में सिलेक्ट होके अपनी बातें रखो,
और फिर उस तरह से प्रक्रिया करो, राइट। ये हमेशा देखा जाता है कि अगर आपको किसी लॉ ऑर्डर से लड़ना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है तो उसमें पहले इन्वॉल्व होना पड़ता है। और यही इन्होंने ये एक रास्ता ढूंढा कि हम लीगल लेजिस्लेशन तरीके से जाएंगे। 1922 में ये स्थापना हुई थी। 1925 में एक इलेक्शन भी हुआ था लेजिस्लेशन का, जिसमें ये लोग ने अच्छा बहुमत भी लिया था और लेजिस्लेशन में आके बैठे भी थे। बट सून आफ्टर द डेथ ऑफ द सी आर दास, पार्टी लॉस्ट इट्स रेलेवेंस ऑन द पब्लिक डोमेन। सी आर दास के मृत्यु के बाद 1925 में ये पार्टी भी होम रूल लीग जैसा बहुत फीकी पड़ने लगी। और आते आते कारण क्या हुआ, स्वराज पार्टी का जो रेलेवेंस था पब्लिक ग्राउंड में कम होता गया, राइट। ये बात मैं कह रहा हूँ आपको 1922 से। और 1925 में जब इनकी डेथ हो गई थी सी आर दास की, तो ये पार्टी भी धीरे धीरे समाप्ति की मोड़ पे आ गया था। इस बीच वैक्यूम एक दो साल का फिर क्रिएट हो गया था। और यहाँ पे सबसे मेन, हर एक पर्सपेक्टिव से देखिएगा, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीएससी कमीशन, साइमन कमीशन, यहाँ से जो अगला बोलते हैं ना चरण एक स्टार्ट हो गया था कि इन हिस्टोरिकल ग्राउंड पे। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन दूंगा, साइमन कमीशन बेसिकली था क्या, इससे क्या हैपनिंग्स हुए थे, और एक एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट से किस लीडर की मौत हो गई थी, उसके स्वरूप में किसको एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोवाइड की थी। तो साइमन कमीशन बेसिकली क्या था, मैं एक डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। The Indian Statutory Commission, commonly referred as the Simon Commission after its chairman Sir John Halsebrook Simon, was sent to India in 1928. 1928 में साइमन कमीशन की स्थापना की थी। साइमन कमीशन बेसिकली क्यों लाया गया था कि आगे की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे इंडिया में किस तरह से चलेंगे उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। The commission arrived in British India in 1928 to study the constitutional reform. It failed because the commission did not have a single Indian member. They were all British. When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Simon Go Back." All party, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. अब ये हो क्या गया कि आप इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होगा, किस तरह से उसके चलन होंगे, लेकिन कोई भी इंडियन मेंबर, चाहे वो मुस्लिम लीग से हो या कांग्रेस से हो या कोई और अदर पार्टी से, इन्वॉल्व नहीं किया गया था। यहाँ पे जो भी कमीशन में मेंबर थे, 7 मेंबर्स थे कमीशन के सातों वाइट थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे। और इसी वजह से कांग्रेस को भी ये लगा कि अगर हमारे मेंबर्स नहीं है तो हम अपनी बात कैसे रख पाएंगे, हमें जो अपनी बात रखनी है वो हमारा प्रतिनिधि कौन करेगा। सेम वो लगा मुस्लिम लीग को भी कि हमारी डिमांड जो भी रहेंगे फुलफिल नहीं हो पाएंगे। और इसी बीच इसी कमीशन को डेमोन्स्ट्रेशन उनको जब ये डेमोन्स्ट्रेशन जब कर रहे थे, हर एक लोकल जगह पे हो रही थी, पंजाब में अपनी जगह पे हो रही थी, बॉम्बे में अपनी जगह पे, कोलकाता में अपनी जगह पे। तो यहाँ पे जब डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, जब साइमन कमीशन के मेंबर्स आ रहे थे, तो इन्होंने बहुत बड़ा ये मार्च निकाला था, जिसमें हमारे जो शेर पंजाब जिन्हें कहा जाता है, लाला लाजपत राय, जो कि बहुत पॉलिटिकल लीडर, जो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिकल फिगर थे तभी, उस डेमोन्स्ट्रेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि वो बहुत वॉयलेंट होते जा रहा था धीरे धीरे बातों बातों में। और इसको जो माहौल था उसको थोड़ा काम करने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया, और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, राइट। अब इनका डेथ कनेक्ट करता है सीधा एक्सट्रीमिस्ट पार्ट से। अगर हम देखा जाए कि रेवोल्यूशनरी पार्ट से, एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहा जा सकता, रेवोल्यूशन पार्ट से, हमारे जो शहीद भगत सिंह है उनका, कि ये लाला लाजपत राय जी का रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जी ने एक वो किया, क्या कहते हैं, एक प्लानिंग की कि हम जो कमीशन के जो हेड हैं उनका मर्डर करेंगे। और असैसिनेशन को अंजाम भी दिया जाता है, लेकिन उसमें एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है, और उसका नाम रहता है साउंडर, जॉन साउंडर। जॉन साउंडर के असैसिनेशन के इस रिवेंज लेने के दौरान में, असैसिनेशन करने के दौरान में साउंडर की मौत हो जाती है। जो जॉन साउंडर तभी के ब्रिटिश ऑफिसर्स थे एक पुलिस स्टेशन के महकमे के। और इसी स्वरूप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भगत सिंह जी को, सुखदेव राजगुरु जी को डिटेन कर लेती है। और जो कि हम हिस्ट्री में देखते हैं कि 23 मार्च 1931 को उनको
ये कर दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, मतलब शहीद कर दिया जाता है इसी ग्राउंड पे। यही है मेन कारण। मतलब साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मौत हो जाती है, उसके स्वरूप में रिवेंज लेते हैं साउंडर का डेथ करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राइट। अब इससे इसको थोड़ा एक 19 ये हुआ था 1928 में। 1931 तक के फ्रेज में जब आते आते भगत सिंह के जी के फ्रेज में आते आते हम एक पढ़ लेते हैं कि ये क्या था। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट तब तक 1930 में आ गया था। अब ये दिखने लगा था कि 1922 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था। 1922 से लेकर हमने एक लेजिस्लेटिव लड़ाई लड़ी जो कि इतना इम्पैक्चुअल फुल नहीं आया था। फिर यहाँ पे रोल आता है महात्मा गांधी जी का। वो एक फिर दूसरा कह सकते हैं मूवमेंट लाते हैं, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। और ये किस तरह से स्टार्ट होती है, ये समाप्त किस तरह से होती है, हम इसे भी एक बखूबी तौर पे देखते हैं। Civil disobedient movement 1913 launched by Mahatma Gandhi in the course of the India's freedom struggle with the salt डांडी मार्च ऑन 12th मार्च। मतलब ये था कि साबरमती आश्रम से एक प्लेस का नाम था डांडी, डांडी मार्च करके जाएंगे। कुछ 385 किलोमीटर दूर था साबरमती आश्रम से डांडी मार्च। और ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस हम चल कर जाएंगे और जो भी लोग मिलके हमारे साथ इसका सहयोग देना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने इसको ज्यादा कह सकते हैं कि इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ये समझ के कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और इसमें ज्यादा कुछ रेलेवेंसी महात्मा गांधी जी को या बाकी लीडर्स को प्रोवाइड नहीं होगी, इसलिए वो लोगों ने कभी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं इस पे। लेकिन इसके हुआ इसके विपरीत उल्टा। मतलब कि ये जो मूवमेंट था वो उसने लार्ज स्केल में लोगों को यूनाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और ये बताने के लिए कि किस तरह से ब्रिटिश की जो उत्पीड़िता है, उत्पीड़नाएं हैं हम पर मतलब थोपी जा रही हैं। तो गांधी जी ने दांडी मार्च में 12 मार्च को वो उन्होंने स्टार्ट किया था। और फिर 386 किलोमीटर वो चल के उन्होंने एक सॉल्ट पिक किया। सॉल्ट पिक करने पे उसके बाद उन्होंने ये ओथ लिया कि ये मतलब सॉल्ट इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू वाटर। इफ यू आर इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन सॉल्ट, इट मीन्स यू आर इम्पोजिंग अ सॉल्ट टैक्स ऑन अ वाटर। तो जो कि मतलब लोगों के जीने का एक जरिया है, जिस तरह पानी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है उस तरह सॉल्ट भी सोर्स है, तो आप इसको टैक्स नहीं कर सकते। और इसी टैक्स को निष्कासित करने के लिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की स्थापना की और धीरे धीरे एक मास मूवमेंट के रूप में ये उभर कर आया। अब इसमें देखते हैं कि क्या है सिविल डिसोबीडिएंट में और क्या क्या पॉइंट्स थे। एम टू कंप्लीट रेफ्यूजल कॉर्पोरेशन टू द ब्रिटिश and the hindrance the functioning of the government and denial to pay the taxes, boycotting the government institution and foreign goods। यहाँ पे ये था कि हम किसी भी तरह का सहयोग ब्रिटिशर्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे, टैक्स फॉर्म पे भी नहीं, और उनके गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, उनके एजुकेशन को भी बॉयकॉट करेंगे और फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट करेंगे। तो देखा जाएगा तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के जो भी पॉइंट्स है, जिस तरह के बॉयकॉट करने के पॉइंट्स या कुछ भी है, तो वो बहुत ही सिमिलर है, ना कि ज्यादा फर्क है इसमें, राइट। और अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाला है, इट वॉज री लॉन्च्ड इन 1932। अब टू री लॉन्च्ड इन 1930, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, राइट। अभी जस्ट होल्ड ऑन फॉर सेकेंड। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स नहीं आ रहे ड्यू टू टेक्निकल रीजन, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू आउट, राइट। सिविल डिसोबीडिएंट हमने कंप्लीट कर दिया 1932 तक। अब ये गांधी एरविन पैक्ट। हाँ, आजकल के टाइम पे है बहुत जन को ये नहीं पता है कि गांधी एरविन पैक्ट तभी का क्या था, इसके परिणाम क्या थे, इसके चीजें क्या थी, राइट। और क्यों ये आया था। बहुत जन कहते कहते हैं कि जो हमारे शहीद भगत सिंह हैं, जब उनको ये फांसी दी जा रही थी तो ये पैक्ट थ्रू, गांधी एरविन पैक्ट थ्रू उन्हें बचाया जा सकता था। और गांधी जी अपनी पॉइंट ये पैक्ट में रख सकते थे कि हमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी का जो हैंगिंग प्रोसीजर है वो होल्ड पे कर दी, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे रख दीजिए। तो लेकिन बात क्या हुई थी उसमें, क्या क्या पॉइंट्स थे क्या क्या नहीं थे, वो हम देखेंगे गांधी एरविन पैक्ट में। गांधी जी pledged to give up the सत्याग्रह campaign and Irwin agreed to release
those who had been imprisoned during it, and to allow Indian to make a salt for the domestic use. And before for the second round table conference in London signed the Gandhi-Irwin Pact. This was the political agreement. अब ये तय क्या था कि 1930 में सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था अपने तरीके से, राइट। ड्यूरिंग द टाइम 1931 बहुत से ऐसे इंडियंस लीडर थे जो कि इम्प्रिजनमेंट में चले गए थे, बहुत लोगों को कुछ वर्किंग से रोक दिया गया था। तो ये एग्रीमेंट गांधी एरविन 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 तब के वहाँ के वॉइस रॉय थे। जैसे मैंने बताया था कि वॉइस रॉय का काम क्या होता है, सबसे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द नेशन होते हैं, और वो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो हायरार्की करती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। तो ये एरविन तभी के वॉइस रॉय थे, और गांधी से इन्होंने सीधा सीधा डीलिंग किया था कि आप ने जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया है उसे एक विराम चिन्ह दीजिए और उसके एक स्टॉप वॉच दीजिए, और फिर एक मिनट मम्मी, इसे एक सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्रेशन, इसे एक स्टॉप वॉच दीजिए, एक मिनट मम्मी बंद कर, इसे एक स्टॉप वॉच दीजिए, राइट। तो ये शर्तें थे गारी एयरविन पैक्ट के एग्रीमेंट के कि हम जो पॉलिटिकल लीडर्स, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को इम्प्रिजमेंट किए हैं उनको रिलीज करेंगे। सेकेंडली है कि गांधी जी को ये कहा गया था कि आप जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है इसके बारे में बताएं, देखेंगे आगे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था क्या, उसमें आप शिरकत कीजिए और उसे एक सक्सेसफुल ये एग्रीमेंट बनाइए। तो और जो आपके जो टैक्सेस जो रिलेटेड जो सॉल्ट है, हम जो सॉल्ट बनाते हैं उस पर टैक्स करते हैं वो नहीं करेंगे, आप डोमेस्टिक लोकली कोई भी बना सकता है और सॉल्ट बेच सकता है। अमूमन देखा जाए तो बहुत सारे एग्री जो कंडीशंस थे गांधी अर्बन पैक्ट थ्रू वो मान लिए गए थे, जैसे कि एक्सपेंडिचर में, आर्मी एक्सपेंडिचर में 50% डिडक्शन करना, सिविल सर्वेंट एक्सपेंडिचर में 50% डिडक्शन करना, वो सब मान गए थे। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे भी देख लेते हैं, reducing the expenditure on the army and the civil service by 50%, introduce total prohibition carrying out reform in the criminal investigation department। तो यहाँ पे ये क्यों कहा था कि कैरिंग आउट द रिफॉर्म इन सिविल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, बेसिकली ये देखा जाता है कि जो भी क्रिमिनल में कॉन्स्पिरेसी में पकड़ा जाता था तो उनको एक प्रॉपर ट्रायल, प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से ये भी कंडीशन मेंशन किया गया था। चेंज आर्म्स एक्ट अलाउिंग पॉपुलर कंट्रोल ऑफ द इशू ऑफ द फायरमैन्स लाइसेंस, ये नॉमिनल नॉर्मल से ये थे, शर्त थे, कंडीशन थे जो कि रखे गए थे इस एग्रीमेंट में। रिलीजिंग द पॉलिटिकल प्रिजनर एक्सेप्टिंग द पोस्टल रिजर्वेशन बिल, जो कुछ हाल तभी के बिल्स थे चरण पे जो कि एक कंडीशन पॉइंट पे पास आउट नहीं हो रहे थे या कुछ नहीं हो रहे थे, तो ये पॉइंट से पास किया गया था। अब बात आती है यहाँ पे 1931 पे, ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 3 मार्च 1931, गांधी एरविन पैक्ट साइन किया गया था। और जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जो ये थी डेथ थी, जो डेथ सॉरी कहते हैं कि जिनको उनको हैंग जो कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, वो था 23 मार्च 1931। और जो कि वो उनका जो स्केड्यूलिंग हुआ था वो 1 अप्रैल 1931 में हुआ था। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस गांधी जी ने उस पर हामी हामी नहीं भर सकते, कह सकते, क्योंकि ये एक गांधी ने अपनी तरफ से दलीलें रखी थी कि भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु जो हैं उनका जो मोड ऑफ कंडक्ट है फ्रीडम लेने का या डोमिनेंट स्टेटस लेने का कुछ भी, तो वो एक नॉन वायलेंस तरीके पे है, और गांधी जी नॉन वायलेंस को प्रमोट नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने ज्यादा इसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, और इसके स्वरूप हुआ ये कि 3 मार्च 1931 से लेकर 22 मार्च 1931 से लेकर जो एनवायरनमेंट था, जो इंडियन एनवायरनमेंट जो प्लेस थे, वो बहुत ही जगह से बोलते हैं ना कि रिवॉल्ट और प्रोटेस्ट के सुनने में आ रहे थे। इस वजह से शाम के टाइम पे ही उनको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को ये क्या कहते हैं शहीद कर दिया गया। मेन कारण ये था गांधी अर्बन पैक्ट में। इसमें देखा जाए तो कंडीशन ये मेंशन किए गए थे, और हमेशा ये कहा जाता है कि इतिहास में कि इतिहास को जब देखा जाता है गांधी जी और भगत सिंह के पर्सपेक्टिव से कि वो उसे बचाया जा सकता था या कोई बात भी, राइट। अब यहाँ पे देखना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
थर्ड राउंड टेबल, ये बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था क्या, इस मतलब ये स्टार्ट हुई थी साइमन कमीशन के व्हाइट पेपर डालने से। और इसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस लगाते थे। इसमें होता ये था कि वहाँ पे डिस्कशन किया जाता था कि किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और क्या चेंजेस हम ला सकते हैं और क्या चेंजेस इसमें बेसिकली हो सकते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या क्या, द थर्ड, मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ। Third Roundtable Conference took place to decide the constitutional future of India by submitting the white paper। मतलब ये होता था कि साइमन कमीशन के जाने के बाद एक व्हाइट पेपर आगे प्रोसीजर में डाल दिया जाता था। उस व्हाइट पेपर में उसको फिलअप कर दिया जाता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म हो गए इंडिया परस्पेक्टिव से। द कांग्रेस सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड एग्री टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज पर दी गांधी अर्बन पैक्ट। हमने गांधी अर्बन पैक्ट में देखा था कि गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, शिरकत करेंगे। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कोई भी बंदे नहीं गए थे, उन्होंने उसको स्किप कर दिया था क्योंकि वो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को चला रहे थे। और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया तो गांधी अर्बन पैक्ट थ्रू गांधी जी यहाँ पे प्रस्तुत हो गए। द कांग्रेस, अब यहाँ पे देखी जाएगी तीनों में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। तीनों में शिरकत करने वाले मेंबर कौन थे। तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वर द मेंबर हु डिडंट ऑप्टेड फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है हु वर द मेंबर हु ऑप्टेड इन ऑल ऑफ थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे कुछ के। पहला नाम है यहाँ पे अंबेडकर जी, मोहम्मद अली जीना, सर तेज बहादुर सापरू, वी एस श्रीनिवासा शास्त्री, एस मोहम्मदुन जफरुल्ला खान, के टी पॉल एंड मीरा बहन। तो ये पर्सनालिटीज थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड किया था। और कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी कांग्रेस के थ्रू से, राइट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट अटेंडेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी। देन INC resumed the civil disobedient movement फॉर देयर डिमांड्स। यहाँ पे हमने देखा था कि इट वॉज री लॉन्च इन 1932। तो क्यों ये लॉन्च किया था 1932 में, बिकॉज ऑफ दिस राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान पे 1932 आते आते INC ने फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। और इस पर्सपेक्टिव, इस दरमियान हम ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बातें की गई थी कि मतलब किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर फॉर्म्ड होगा, किस तरह से उसे और एक फेडरल बॉडी बनाते हैं और ज्यादा पावर्स जो है इंडियन नेटिव्स के हाथ में देंगे थ्रू इलेक्शन, थ्रू लेजिस्लेशन एंट्री टाइप में। तो ये आया था द गवर्नमेंट एक्ट 1935 में, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन हम जो नेक्स्ट सेशन है एंड द लास्ट सेशन ऑफ दिस व्हाट वी कॉल मॉडर्न हिस्ट्री उसमें देखेंगे। 1935 से लेकर 1947 जो भी इसमें हैपनिंग्स हुए रहेंगे हम उसको कवर करेंगे। अब इसमें गौरतलब बात यह है कि ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट है होम रूल मूवमेंट से लेकर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, गांधी अर्बन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये एक बहुत मॉडरेट पॉइंट से गए हैं, ना कि एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट से गए हैं, राइट। इस बीच में जो भी एक्सट्रीमिस्ट हैपनिंग हुए थे उसे हम उसे हम डिटेलिंग्स में लास्ट सेशंस में कवर कर देंगे, राइट। और यही जो मेन पॉइंट्स है उसे हम जस्ट होल्ड ऑन फॉर सेकेंड। जस्ट होल्ड ऑन मैं 1 मिनट बंद कर दूंगा लेक्चर बा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन। सो ओके, तो हम कहाँ थे बेसिकली। Okay, is my screen is audible to you all, visible to you all?
हेलो। यस हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके ओके फाइन। तो यस सर। हमने ऐसा था कि हमने यहाँ से आज के सेशंस में एक पेड़ा पॉइंट पे कवर किए हैं। होम रूल लीग मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, स्वराज्य पार्टी मूवमेंट। तो ये सब मूवमेंट जो मॉडरेट, जो कह सकते हैं ना ऑन पेपर फॉर्म पे, जो कि ऑन रिकॉर्ड फॉर्म पे, और ज़्यादातर के क्वेश्चंस इसी फॉर्म पे पूछे जाते हैं, और इसके हैपनिंग्स क्या थे क्या नहीं थे वो हमने यहाँ पे कवर किए कर दिए गए हैं, राइट। और जो लास्ट सेशन हमारा कंडक्ट होगा वो द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट एक्ट 1935 कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें से भी मतलब कहते हैं इंडियन पॉलिटी पर जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है उससे, और ये हिस्ट्री का बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि वो मैच होते हैं। तो आपको नेक्स्ट सेशंस में बने रहना है, जो कि लास्ट सेशन हम कंडक्ट, जब भी हम लास्ट सेशन कंडक्ट करेंगे, राइट। कोई भी इससे डाउट कि मतलब आपको पूछना है कि ओके हमें कुछ चीज़ें नहीं समझी या कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। अब अगर आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको कोई बात नहीं समझा, कि होम रूल मूवमेंट के पॉइंट्स क्या है, या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या है, या कोई भी। एनी क्वेश्चन? सर हाँ, बोलिए। सर गांधी इरवाइन एक्ट में वो वर्ड सेंटेंस नहीं समझ में आई है। चेंज कौन से? आर्म्स एक्ट अलाउइंग पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू ऑफ फायरमैन लाइसेंस का ओके ओके मीनिंग क्या हुआ? ओके ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना, गांधी एविडेंट पैक्ट में जो ये आर्म्स एक्ट फॉर अलाउइंग पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू, तभी के टाइम पे होता ये था कि आंदोलन के दौर पे बहुत लोग जो प्रोटेस्ट करते थे और एक्सट्रीमिस्ट हो गए, रिवोल्यूशनरीज हो गए, तो वो आर्म्स एम्युनिशन रखते थे, नाजायज तरीके से रखते थे। और जिसका दुरुपयोग ज्यादा करके जो सिविल सर्वेंट हो गए, जो ब्रिटिश स्टाफ्स हो गए, या पुलिस हो गए, पुलिस कर्मी हो गए, या कुछ भी तरह के ब्रिटिश राज के स्टाफ्स हो गए, उनका असैसिनेशन में यूज किया जाता था। तो इस वजह से इस पे ये लॉ लाया गया था कि इसको और स्ट्रिक्ट किया जाए, ना कि इसका कोई भी किसी तौर पे मिसयूज अगर कोई करता भी है, चाहे वो इंडियन हो या कोई और भी हो, तो उसे उसी तरह का एक्शन, क्या कहते हैं, सजा मिले। तो इस वजह से ये जो ज्यादा चेंज इन द आर्म्ड एक्ट अलाउइंग द पॉपुलर कंट्रोल ऑफ द इशू फायरमैन लाइसेंस को लाया गया था, कि कल को अगर अगर मैं ही तभी के दौर पे अगर कोई चीज रखता हूँ, चाहे वो टू रिवॉल्वर हो या कट्टा हो या किसी भी तरह का आर्म्स एम्यूनिशन, तो मेरे पास उसका व्यवस्थित प्रॉपर लाइसेंसिंग हो, और जहां से मैं उसको जिस जिस प्लेस से मैं उसको ये कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, तो वहां पे भी एक प्रॉपर लाइसेंसिंग उनके पास भी हो, कि मतलब जहां से मैं ले भी रहा हूँ तो उनका भी एक प्रॉपर प्लेट उनके पास भी एक प्रॉपर लाइसेंसिंग प्लेटफॉर्म हो, कि उनके पास भी इशूइंग अथॉरिटी हो और मैं वहां से ले सकूं, राइट। तो ये बेसिकली प्रॉपरली उसी फॉर्म पे बनाया गया था कि लोग के पास आर्म्स एम्युनिशन आए तो वो किस तरीके से आ रहे हैं, वो किस तरह से उसको मिसयूज ना करें, तो उसके लिए एक प्रॉपर ब्यौरा होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू, समझा। ओके, और कुछ जानना है आपको इस बारे में, गांधी इम्पैक्ट या और भी पूना पैक्ट या कुछ भी? पूना पैक्ट जो है हम वो 1932 के बाद आया था, और वो हम उसको भी एक बार स्टडी करेंगे। पूना पैक्ट एग्जैक्टली क्या था, 1930 से स्टार्ट होके येरवड़ा जो पुणे में है उसमें गांधी जी ने मेंशन किया था, वो 1902 के सेगमेंट में नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, राइट। और भी कुछ जानना है आपको इस बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, या कुछ गांधी इम्पैक्ट और डिटेलिंग, एनीथिंग, एनी ऑफ यू? हेलो। Sir, why INC did not attended the third roundtable conference and then presumed the civil disobedience movement? What was their? Okay, okay. As you can see, as per the Gandhi Event Pact, here is the Gandhi Event Pact. What Gandhi Event Pact, like is stated,
you have to boycott the civil disobedience movement. In return of that, we will release all the prisoners who were protesting into the movement, and kindly attend the second roundtable conference. So Gandhiji did attended the second roundtable conference, and then he was not satisfied with the prism, with the what we call the conditions which was put it forward in what we call in second roundtable conference. So the dissatisfaction of Gandhi ji turned into the relaunching of the civil disobedience movement in 1932. And due to this reason, they were engaged in the civil disobedience movement, that what we call the resumption of the civil disobedience movement became the reason they didn't attended the third roundtable conference. As here you can see it very well. Third roundtable congress was not attended by the INC and the Gandhi ji. Why? Because उन्होंने 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया था. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो तो उन्होंने गांधी अर्बन पैक्ट थ्रू साइन करके गांधी जी को मना लिया था और गांधी जी शिरकत कर लिए थे. बट आफ्टर दैट उनके जो कुछ भी कंडीशन थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, उन्हें गांधी जी को रास नहीं आए और इन्होंने ये देखा कि हमें ये जो लेजिस्लेशन प्रोसीजर थ्रू से है या एग्रीमेंट थ्रू से है, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, हम फिर इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम करेंगे. और कुछ थैंक यू सर. आपको समझा कि कैसा है कि मतलब और भी कुछ थोड़े कंफ्यूजिंग है कि मतलब नहीं ऐसा? सर लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, ब्रिटिशर्स गांधी जी को क्यों इन्वॉल्व करना चाहते थे सेकेंड कॉन्फ्रेंस में? वो ब्रिज बनना चाहते थे पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट और सब्जेक्ट में. ऐसा था जब सिविल गांधी जी इतने मास कहते हैं कि क्या कहते हैं, गांधी जी ने बाय द टाइम सिंस 1915 से जब से वो यहाँ पे आए थे तब से लेकर बाय द टाइम वो एक मास्क के वो कहते हैं ना प्रमोटर बन गए थे. मतलब ऐसा था कि आईएनसी के जो फंक्शनिंग भी थे वो गांधी जी के विदाउट वो पॉसिबल नहीं हुआ करते थे. और इसको ये चीज को बखूबी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जानती थी. तो ऐसा था कि जब सिविल डिस मूवमेंट गांधी जी ने अनाउंस कर दिया था तो बहुत हद तक उनके जो ब्रिटिशर्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे उस पर इम्पैक्ट पड़े थे. हाँ, एक साल तक की 1930 1931 तक पे भी इम्पैक्ट पड़े थे. जगह जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, जगह जगह पे स्कूल कॉलेजेस पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा था. यहाँ की एडवोकेसी भी जो थे वो स्किप करके लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे. तो मतलब एक बहुत बड़ा तबका गांधी जी को एक आइडियल के तौर पे मानता था तब भी के तौर पे भी एक. और ये था कि ब्रिटिशर्स ने ये चीजों को भी जान लिया था, अगर हम इनको कंट्रोल में रखते हैं, इनको अगर हम अपने बातों में सहमत कर सकते हैं तो आगे जाके हम आगे की प्रोसीडिंग भी अच्छी तरह से कर सकते हैं. और यही कारण हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस को 1931 में उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स कामयाब हो गए स्टॉप करने में. आप इसका कारण इससे भी इस गांधी जी और आईएनसी का जो इम्पैक्ट था इंडियन पॉलिटिकल में, इससे भी लगा सकते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी ने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई अपनी, और वो इसी कारण से वो बेनतीजा निकली क्योंकि यहाँ देखा जाया कि ब्रिटिशर्स इंडियंस के जो मास सपोर्टर्स हैं, इंडियंस जो हैं पीपल, उनके जो हाई रैंकर पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो या महात्मा गांधी जी हो, वो शिरकत नहीं किए. और इसके वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ गया था. और फिर उसी एवज में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बुलाया गया कि हम एक काम करते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे इनको आमंत्रित करते हैं क्योंकि कोई सोल्यूशन निकले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से. लेकिन वहां पे भी जब अपने कंडीशंस ब्रिटिशर्स ने आईएनसी और गांधी जी के सामने रखी तो गांधी जी इससे संतुष्ट नहीं थे और वो भी एक फ्लॉप कॉन्फ्रेंस कहला दिया गया. सेम हैपेंड विद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अब जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं थे तो वो थर्ड राउंड टेबल में भी नहीं शिरकत किए, तो उनका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला था, कोई आउटकम नहीं निकलने वाला था. बट स्टिल इन 1935 द गवर्नमेंट एक्ट 1935 आया और उस हिसाब से एक बोलते हैं ना फंक्शनिंग वापस से पैरेलल लाइन पे स्टार्ट करने की कोशिश की. क्योंकि बाय द टाइम 1932 में जब वो रिलॉन्च कर दिया गया था
तो धीरे 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 उसकी रेलेवेंस 1935 की इस पे आते आते, जो कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे आते आते, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी एक तरह से फीका पड़ गया था। तो हमेशा पॉलिटिकल एरेना में गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो ऐसा था कि वो एक मास पीपल से जुड़े पड़े थे, ना कि बोलते हैं ना एक एक कोई पार्टी को, एक कोई पर्टिकुलर पार्टी को। आईएनसी नो डाउट वो आईएनसी के इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व थे, मुस्लिम लीग के भी बातों में अपनी बातें रखते थे, चीजें रखते थे। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर आईएनसी भी अलग हो जाती थी और गांधी जी अगर अपना अलग प्लेटफॉर्म खड़ा कर देते थे, तो मास अपीलिंग इतनी ज्यादा थी गांधी जी की, इतनी पॉपुलैरिटी तब भी के दौर पे इतनी ज्यादा थी कि गांधी जी अकेले ही अगर कुछ मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और उनको प्रमोट करना चालू करते हैं तो वो चालू हो जाता था। और ये क्यों कारण हुआ, इसका क्यों कारण हुआ, अगर आप देखा जाए कि आईएनसी के जो भी लीडर्स थे वो एक हाई रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। इनफैक्ट जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, वो एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनके जो भी मेंबर्स थे उसमें श्री गोपाल कृष्ण अकले जब स्टार्टिंग फॉर्म हुआ था, और दादा वो नौरोजी इटसेल्फ 1885 में, वो भी एक हाई प्रोफाइल फैमिली से। लेकिन गांधी जी की अलग बात क्या थी आपको पता है? गांधी जी जो भी इन्वॉल्वमेंट थे वो मास लेवल से, जो लोअर किसान हैं, जो निचले लेवल से लोग हैं, उनसे वो जुड़े हुए थे। अब यहाँ से आप वही देख सकते हैं कि 30% ऑफ द पीपल वेर फ्रॉम द हाई प्रोफाइल फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली, बट 70% ऑफ द पीपल वेर फ्रॉम द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो गांधी जी की पकड़ वो 70% पीपल में लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में थी, जिस वजह से उनका जो अपीलिंग था वो तब भी के पॉलिटिकल एरेना में ज्यादा था, कंपेयर टू आईएनसी, कंपेयर टू मुस्लिम लीग, कंपेयर टू ऑल अदर पार्टीज। और इस वजह से उनका इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी था, गांधी एरविन पैक्ट में उनको इन्वॉल्व करना। एरविन तब वॉइसरॉय और गांधी जी एक पॉइंट पे कोई डेजिग्नेशन होल्ड नहीं करते, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट वो एक पॉलिटिकल फिगर है, पॉलिटिकल फिगर भी नहीं कर सकते, एक मास फिगर थे। ना कि उन्होंने एक मोतीलाल नेहरू जी को या क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया, गांधी जी को उन्होंने इनवाइट किया और अब आइए गांधी एडमिट पैक्ट की साइन कीजिए। क्योंकि उनको पता था अगर गांधी जी गिव एन अप्रूवल फॉर द होल दिस एग्रीमेंट, तो ऐसा है कि आईएनसी भी उसमें सहमति दिखाएगी। और जो कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आप देखोगे कि ये भी हुआ ही। अगर आप एक एग्जांपल इससे ही लगा सकते हो कि गांधी जी वॉज अगेंस्ट टू प्रमोट सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर प्राइम मिनिस्टर, एंड ही इंस्टेड जवाहरलाल नेहरू टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो कुछ 30 पीपल से कंप्राइज करती थी, उसमें से खाली 2 जन ने वोट किया था जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से। एक तो थे वो खुद जवाहरलाल नेहरू जी और एक गांधी जी, और बाकी सब थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से। लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि आईएनसी में उनका पकड़ कैसा था, मार्क्स में उनका पकड़ कैसा था गांधी जी का। समझ में आ रहा है आपको? एनीथिंग एल्स? Yes, sir. एनीथिंग एल्स? मतलब ऐसे भी कोई क्वेश्चन जो आपको लगे कि ओके तो थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर पे है कि हमें वो सब समझना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि एक अप्रोप्रिएट रीजन नहीं मिल पा रहा है कि ये चीजें ऐसी थी या वैसी थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी भगत सिंह की जो ये थी असैसिनेशन असैसिनेशन कह रहा हूँ, जो उनकी जो शहीद करने की जो वो थी इशू थी, वो बहुत जन इल्जाम करते हैं कि गांधी जी इन्वॉल्व थे, अगर वो चाहते तो रुक जाता था, अगर चाहते तो ये हो जाता था। तो ऐसे वैसे ऐसी चीजें भी बहुत है हिस्ट्री में जो कि बहुत एक मिस्टीरियस पर्सपेक्टिव से है। और बीइंग बोलते हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप आगे जाके हिस्ट्री को आप जितना अच्छी तरीके से पढ़ोगे जानोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि जिस तरह से आपने ऊपरी ऊपरी तरीके से हिस्ट्री को देखी है, हिस्ट्री उस तरह की नहीं है। राइट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, लाइक कि कोई भी पर्सपेक्टिव से बाबा क्या कहते हैं अंबेडकर जी की तरफ से या बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना या कोई भी, मतलब आपको कोई क्वेश्चंस उठते हैं मतलब बाय द टाइम हमने ये चीजें कवर की हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि अब अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी ट्राइड टू बिकम द ब्रिज, वो क्यों ब्रिज बन रहे थे ना कि कोई और बन रहा था? वैसे कुछ क्वेश्चंस आपको अगर ध्यान में आ रहे कि ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए, आप बेझिझक पूछिए। Sir, I have a question. ओके। Sir, now you said कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ज़्यादा वोट मिले थे. Then, जी। despite of more vote, why गांधी जी convinced सरदार भाई वल्लभ पटेल to
मतलब छोड़ देने के लिए दैट नेहरू शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। आप अपना ऑडियो ना ऑन ही रखिएगा। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, जस्ट कीप योर ऑडियो ऑन, लाइक कि मुझे थोड़ा वो आप मतलब कम्युनिकेट करना, आपके सामने से भी रिवर्ट आएगा तो अच्छी बात रहेगी। ये था रीजन, मैं आपको बताता क्या रीजन था। गांधी जी ने अपना ये पहला पॉइंट रखा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो इंटरनेशनल अफेयर्स में डीलिंग करने में बाकी कंट्रीज से, चाहे वो अमेरिका के हो चाहे वो ब्रिटेन के हो, वो बहुत अच्छे थे। जस्ट कीप योर ऑडियो ऑन ना, लाइक आई एम नॉट, आई एम ओके सर विद इट। देयर इज डिस्टर्बेंस ऑन माय साइड सो आई थॉट। ओके, 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 नो, 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 मुझे समझ रहा था, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि ऐसा था कि पॉइंट ये रखा गया गांधी जी के द्वारा CWC में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, कि एक तो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनका जो ग्रिप है इंटरनेशनल अफेयर्स में वो बहुत अच्छा खासा है। मतलब कि वो ब्रिटिश से पढ़ के आए हैं, वहाँ के पॉलिटिकल एरेना से जानते हैं, वहाँ के जो हाई प्रोफाइल लीडर्स थे, वो जो माउंट बैटन इटसेल्फ, वो उनके अच्छे खासे दोस्त मित्र भी हुआ करते थे। और वो एक सहयोग प्रोवाइड करेगा कि आगे की कुछ डीलिंग हैपनिंग हुए तो ये एक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम उस मोड से जो उनके ये जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स में उनकी जो पकड़ है या बाकी कंट्रीज में भी पकड़ है, इंटरनेशनल डीलिंग्स में पकड़ है, तो इससे इंडिया अगर एक इंडिपेंडेंट बनेगा और इंडिपेंडेंट बन के और एक उसका पक्ष प्रधानमंत्री अगर जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं तो हमें फ्यूचर प्लेटफॉर्म सेट करने में और इंटरनेशनल हेल्प लेने में सहायता प्रोवाइड होगी। और एक बहुत पता नहीं ये एक मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ये बहुत कंट्रोवर्शियल ये स्टेटमेंट है, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बात सुनी सुनाई है कि इस बात यहाँ तक बिगड़ गई थी जब ये था कि प्राइम मिनिस्टर की बात जब आ रही थी। ये एक अब पता नहीं है कितना इसमें सच्चाई है कुछ है, लेकिन मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा कि ये क्यों हुआ कि जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे व्यक्ति ने पूरा इंडिया को यूनाइट किया, उन्होंने वो दिखाया कि मतलब मेरे में स्ट्रेंथ है एज अ प्राइम मिनिस्टर बनने की, लेकिन फिर भी नहीं। तो बात ये जब जब वर्किंग कमेटी में ये बात निकल के आ रही थी, तो जब सब लोग बैठे थे तो जो उनके पापा जो जो ये थे कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, आप एक पिक्चर देखिएगा, इस पे बहुत अच्छा पिक्चर बनाया था कि पिंक बैंसली को उन पे वो ऑस्कर दिया गया था, गांधी 1983 वाला। तो इस पे ये था कि उसमें ये क्लिप तो ऐड नहीं किया, लेकिन ये बोलते हैं कि बहुत जन ये ऐसी चीजें हुई थी जब ये वर्किंग कमेटी में बहसबाजी इतनी बढ़ गई थी कि ये था कि जब ये वोटिंग हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें जीत के आ गए और ये क्या नाम है हमारे जो गांधी सॉरी नेहरू जी, उनको ये कम वोट मिले थे तो गांधी जी इनके पक्ष में थे, बाकी उनके पक्ष में नहीं थे। तो ऐसा था कि जवाहरलाल नेहरू के फैमिली की तरफ से ये पक्ष दिया गया था कि अगर हमारे जो ये है जवाहरलाल नेहरू हैं, अगर वो पीएम नहीं बनेंगे तो हम अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं वो इस तरह से खींचेंगे कि हाँ आपको मतलब इंडिया को सस्टेन होने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि और इंटेलेक्चुअल पॉइंट से भी और फाइनेंशियल पॉइंट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो कहते हैं कि क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि उनका होल्ड था अच्छा खासा ब्रिटेन से बाकी कंट्रीज से भी, और वो अच्छा साठगांठ में बैठने में अच्छे थे। तो ये एक एक तरह का ये कह सकते हैं कि उनको ये कह दिया गया कि हम कह सकते हैं कि वार्निंग टाइप में दे दिया गया कि अगर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी नहीं पीएम बनेंगे तो हम अपने जो फ्यूचर डीलिंग्स है इंडिया से हम आगे नहीं देखेंगे। और वो तभी के टाइम पे बहुत रसूख दूर वाले बंदे भी थे, इस एक पॉइंट ये भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये था कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वो भी ये इसमें श्रेणी में इन्वॉल्व थे कि अगर पीएम हम बनेंगे तो हमें भी पीएम बनने का मतलब मौका मिलना चाहिए। बात यहाँ पे आ गई कि अगर एक कोई मुस्लिम लीडर इंडिया जैसे कंट्री, इंडिया हिंदू मेजोरिटी जैसे कंट्री का लीडर बनता है, जो कि एक मुस्लिम है, तो आगे जाके जो गवर्नमेंट पोस्टिंग होगी क्या होंगे तो उस पर उनकी दखल अंदाजी होगी। तो गांधी जी इतने सब तरीके में आ गए कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने उनपे ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि आप क्या चाहेंगे, कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं और इंडिया में सिविल वॉर हो, या जवाहरलाल नेहरू जी बने कि पार्टीशन हो। तो अब जाहिर सी बात है 1940 में जवाहरलाल जो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने पार्टीशन का तो बात रख ही दिया था, और वो चरण पे आते आते ये पॉइंट पे आ गया
कि आप समझ रहे तीन चीजें कहाँ से आ गई। जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पे है रेस में, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जी है, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना भी है। तो ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो के फाइनली पॉइंट ये आया कि पार्टीशन की वजह से बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वो हो गए, एलिमिनेट हो गए। दो कैंडिडेट बचे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी। तो गांधी जी ने अपना पॉइंट रखा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जवाहरलाल नेहरू इज मच मोर बेटर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और उनको होम मिनिस्टर दे दिया जाए और इनको प्राइम मिनिस्टरशिप दे दिया जाए। हाँ, ये अब इससे बात आप ये सोच सकते हैं कि पार्टीशन रोक दिया जा सकता था, लेकिन फिर फ्यूचर क्या होता था। अब ये बात, और एक बात इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अगर पार्टीशन नहीं होता, इंडिया जैसा पहले था ऐसे इंडिया यूनाइटेड इंडिया होता, तो सर नो डाउट बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना शायद बन सकते थे। सिविल वॉर नहीं रोका जा सकता था कि अप टू एक्सटेंड 5 साल चलता, 10 साल चलता, लेकिन रुक जाता था। लेकिन इस बीच जो उनकी वो बीमारी थी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की, वो किसके कंसिडरेशन में नहीं थी, जो कि वो किसी बीमारी से गुजर रहे थे, और देखा जाए तो आते आते 1948 में उनकी भी डेथ हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल ग्राउंड में इतने मिस्टीरियस बातें हैं कि हम खाली प्रिज्यूम कर सकते हैं और एजम्पशन लगा सकते हैं। आप बीइंग एन गवर्नमेंट सर्वेंट की आप तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, जो बुक में एज इट इज आपको मेंशन किया गया है, आप उसको एक फॉर्म पे पढ़िए, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स ढूंढिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज ढूंढिए, राइट। ये रही जो भी मैंने बातें की, एक ऑफ रिकॉर्ड पे ही मैंने अपनी बातें ये की, क्योंकि इसका कोई प्रमाणित सबूत नहीं है। अगर सबूत कोई रखेगा भी तो आईएनसी की तरफ से फिर वो बात उठेगी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है इंडियन ग्राउंड पे, तो ये अगेंस्ट जाता था आईएनसी के। तो इस वजह से वो बात कभी खुलकर ज्यादा करके आई नहीं। और नो डाउट, अगर जवाहरलाल नेहरू जी अपने टाइम पे अच्छे वो थे, डिप्लोमेट थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अपने दौर पे अच्छे डिप्लोमेट्स थे। वो जो जिस तरह से उन्होंने यूनिफिकेशन किया था इंडिया का, 562 प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफाई करके एक इंडिया बनाया, यस। तो वो उस पर्सपेक्टिव से। और जो इंडियन डिप्लोमेसी जो जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे गांधी जी अपना बात रख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, नो डाउट वो भी कुछ हद तक किए, क्योंकि उनका डिप्लोमेसी सही में अच्छा था। ब्रिटिशर्स से उनके अच्छे लिंकअप थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, अमेरिकन गवर्नमेंट से, और बाकी भी गवर्नमेंट से। तो ये सब चीजें अब कह सकते हैं कि वक्त का तगाजा था तभी। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम that he became the prime minister and he became the home minister. India got divided into two different states, Pakistan and this what we call India. And now we are like understanding what was this that wala figure. तो कोई भी कंट्रोवर्शियल चीजों को आप ज्यादा प्रमोट ना कीजिए, आप उसके बारे में ना सोचिए, लेकिन यह है कि आपको हिस्ट्री उसी पर्सपेक्टिव से सोचना है कि आपको एक एग्जाम में, मेंस में या प्रीलिम्स में उस हिसाब से आप आंसर दे पाए, राइट। एनीथिंग एल्स? No, sir, thank you. I asked this question because my mom often discussed this. So I used to, there was a point in my mind that why this happened. Now I am clear with the top point which I want to be asked. ओके So thank ओके you, sir. ओके ओके, यू वेलकम। एंड एनीबडी एल्स लाइक, और किसी को जानना है कुछ पॉइंट्स? हेलो, आर यू पीपल देयर? सो गए क्या? ओके, और किसी को कुछ जानना है इस बारे में, या कोई क्वेश्चन, कोई कोई मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हो कि जिसमें मैं ऑफ द रिकॉर्ड जाके आपको बताने की कोशिश कर सकूं, अगर वो आपको वो भी जानना है तो, या कुछ भी, और शुड आई क्लोज द टुडेज सेशन? ओके, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कुछ भी आपके डाउट्स रहेंगे आप इस सेशंस के रिलेटेड, आप नेक्स्ट सेशन में आप सोच के पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, राइट। आपके आपको इसके जो कहते हैं पीडीएफ आपको इसके मिल जाएंगे, ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय। Thank you, sir.